डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी स्क्वायर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 2। बाकी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने नियर अबाउट क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किए हैं। और आज की वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 6 के आगे के 5 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने मेरा फोन भी किया। वो बोल रहे थे कि सर आपने कहा था कि एक दिन में आप 2 वीडियो देंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका रीजन क्या है। मैं अभी तक अपना सेटअप बनवा रहा था, सेटअप अपने रूम का पार्टीशन करवा रहा था और उसमें पेंट लगवा रहा था। तो ऐसा करने में मुझे 6-7 दिन का टाइम लग गया और मैं आप लोगों को बता रहा हूं वास्तव में कि मैंने 6 दिन तक लगातार 6 नहीं 7 दिन तक लगातार मैंने उसमें काम किया। इसी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। बाकी जो वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी और एक दिन बीच में अपलोड करी थी, वो वीडियो मैंने पहले से बना के रखा था, तो बीच बीच में मैं अपलोड कर दिया, लेकिन मैं बीच में वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इधर से मेरा फुल प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को एक दिन में एक वीडियो तो दूंगा ही दूंगा, और नेट अगर बच गया तो मैं एक दिन में आप लोगों को 2 वीडियो भी दूंगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.2 के 1 के पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेखा x बराबर रूट में 3y योम x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और अगर आपने हमारे समाकलन के अनुप्रयोग के कॉन्सेप्ट के वीडियो यानी प्रश्नावली 8.1 के कॉन्सेप्ट के वीडियो देखे हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि इस चैप्टर्स में हम उस वृत्त की चर्चा करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, और ये जो वृत्त का समीकरण है ये उसी वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। तो जब भी इस टाइप का समीकरण है वृत्त का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, तो आप समझ जाओ कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है। सबसे पहले हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। आ जाओ, देखो ये केंद्र है और एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है। तो इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मैं आपको बता दूं इसमें बात कर रहा है प्रथम चतुर्थांश का। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ चतुर्थांश है। लेकिन ये जो बात कर रहा है फर्स्ट चतुर्थांश का। तो कह रहा है पहले चतुर्थांश में इस वृत्त का, अब इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहां पर जो ये है ये त्रिज्या है वृत्त की। तो यहां से कह सकते हो, इसे तुलना कर दो, कह सकते हो a बराबर क्या, 2, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 2 है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सब 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक लिखने के लिए x, y लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। x अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर हम इसके निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक को x, y से लिखते हैं। तो y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पे इसका मान क्या होगा, 2। तो ये निर्देशांक हो गया 2, 0 और ये जो निर्देशांक है वो क्या है, 0, 2 है। तो अगर प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना और रेखा x बराबर रूट में 3y, देखो रेखा क्या है, रेखा है x बराबर रूट में 3y द्वारा और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ध्यान से देखना, ये तो वृत्त हो गया, वृत्त मैंने बना लिया। अब ये जो रेखा है, इस रेखा को कैसे हम बनाएं? तो मैं आपको बता दूं कि रेखा को खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट ज्ञात करने होते हैं। एक्स वाई के मतलब 2 पॉइंट ज्ञात करने होते हैं जिसके दोनों अलग अलग निर्देशांक होते हैं। कि कैसे ज्ञात करते हैं? तो ज्ञात करने के लिए एक बार इसी रेखा के समीकरण में एक बार x की वैल्यू जरूर रखते हैं, एक बार y की वैल्यू जरूर रखते हैं। तो ऐसा हमको करना नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूं। फिगर बनाने के लिए आपको ये अपने मन में कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर बने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन को आपको एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना होगा तो मैं बताऊंगा अभी बाद में, लेकिन ये फिगर जो बना है, फिगर कैसे बनता है, तो फिगर बनाने के लिए देखिए, जब भी किसी भी समीकरण में कोई भी 2 रेखा दिया हो, वो रेखा चाहे वो एक रेखा हो चाहे वो एक वक्र हो। रेखा 2 प्रकार की होती है, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। तो हो सकता है कि एक वक्र हो सकता है दोनों सरल हो सकता है दोनों वक्र हो।
तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप ये ध्यान दो कि जब भी दो रेखाएं दी हो, चाहे वो वक्र रेखा हो चाहे वो सरल रेखा हो, उनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे वो पॉइंट मिल जाता है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेप करती हैं। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, अगर इस रेखा का समीकरण ले लो, इस रेखा का समीकरण लो, दोनों को सॉल्व करके अगर एक्स वाई का मान निकालो तो इस पॉइंट का क्या मिल जाता है, निर्देशांक मिल जाता है। जैसे पहले तो ये जो ये है, देखो x बराबर रूट में 3 इंटू वाई, और मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा समीकरण आए कि y इक्वल टू यहां पे प्लस कुछ करके ना दिया हो तो समझ जाओ कि वो मूल बिंदु से होके जाएगा। जैसे मान लो यहां पर एक बार x की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, x बराबर 0 रख दो, तो x बराबर 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर रूट में 3y, y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। यानी x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू भी 0 हो गई, यानी जो बिंदु हमको मिलेगा वो मिलता है x कामा y, तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 होगी, ये बिंदु मिल गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रख सकते हैं। देखो मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 0y, अब क्या करो y की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0, तो ये x बराबर ये 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, और फिर क्या मिलेगा बिंदु 0 कामा 0, यानी जब x को मैंने 0 माना तब y की वैल्यू 0 आई, जब y को मैंने 0 माना तो x की वैल्यू 0 आई। इस तरह हमको दो पॉइंट प्राप्त हो गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और ऐसा आपको करना पड़ेगा। एक बार x की वैल्यू मानकर 0 मान के y की वैल्यू फाइंड करके यहां से एक पॉइंट निकाल लेना है, फिर y की वैल्यू 0 मान के x की वैल्यू निकाल करके यहां से एक पॉइंट फाइंड करना, दो पॉइंट आपको फाइंड कर लेना है। जब भी कोई रेखा दिया हो, रेखा को इसमें खींचने के लिए वृत्त तो खींचा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेखा दिया है रेखा को इस निर्देशांक में, चतुर्थांश में खींचने के लिए सबसे पहले आपको दो पॉइंट निकालने होंगे, एक बार x की वैल्यू 0 मानकर, एक बार y की वैल्यू 0 मानकर। तो इस तरह मैंने दो पॉइंट निकाला और दोनों पॉइंट जो है वो आ गया मूल बिंदु। मूल बिंदु माने क्या, ये, यानी वो जो रेखा है वो कहां से होकर जाएगी, वो जाएगी मूल बिंदु से होकर के। मूल बिंदु से होकर के माने ऐसे जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, चाहे तो ऐसे भेज दो चाहे तो ऐसे भेज दो, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है 0 है, तो वो मूल बिंदु से होकर जाएगी, या तो ऐसे भेजो या तो ऐसे भेजो। पर क्वेश्चन इज दैट कि दोनों में से कैसे भेजे, जो रेखा है उसको ऐसे खींचे कि ऐसे खींचे, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उसकी प्रवणता पर। समझ पा रहे हो? हम लोग जानते हैं कि रेखा का एक समीकरण होता है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, या बहुत पहले 10th में भी हुआ करता था। रेखा का एक समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c, ये रेखा का समीकरण होता है। y इक्वल टू mx प्लस c, यहां पे c क्या होता है, अंताखंड होता है। तो यहां पे देखो अंताखंड तो दिया नहीं है, y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालोगे तो ये रूट में 3 नीचे आएगा, तो ये 1 बटा रूट में 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x, ये नीचे आएगा, y इक्वल टू 1 बटा 3x और प्लस c की वैल्यू क्या है 0 है, तो c की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू 0 होने का मतलब कि ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, क्योंकि जो c है ना वो अंताखंड है y अक्ष पर कटा, y अक्ष पर माने क्या, ऐसे जो ये अंताखंड करता है वहां पर जब c की वैल्यू 0 हो तो समझ जाओ वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। और एक्चुअली हम लोगों ने देखा भी है कि मूल बिंदु से होकर जाएगी भी। तो y हो गया यहाँ पर ये x, तो x हो गया, ये पूरा यम है तो ये पूरा क्या हो गया, यम हो जाएगा। यम इक्वल टू क्या होगा, 1/√3, यम बराबर क्या हो जाएगा, तो यम प्रवणता होता है, यम बराबर tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3, और tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, इससे ये हट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी कि यहां से जो रेखा है वो x अक्ष से जो प्रवणता होती है वो x अक्ष के धन दिशा से बना हुआ कोण होता है। तो ये कोण कितना है, 30 अंश है, 30 अंश है। तो अगर हम रेखा को ऐसे भेज देंगे तो ये कोण ज्यादा हो जाएगा 90 अंश से, और 30 अंश है, यानी कि अगर हम ऐसे खींच देंगे तो ये 30 अंश का कोण हो जाएगा, ये ऐसे, यानी इस प्रकार जाएगा। अगर हम गलती से भी इस प्रकार का कर देते हैं तो समझ जाओ कि जो आंसर आएगा या जो हम फिगर बनाए वो पूरी तरीके से गलत है। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे मेन फंडा है ना फिगर बनाना। अगर आपको फिगर बनाना आ गया या अगर आपने फिगर बना लिया समझ जाओ आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ में पहला में कुछ नहीं था, एक वृत्त था एक रेखा था। वृत्त तो सिंपल ही था कि उसका जो सेंटर है वो मूलबिंदु था, तो मैंने उसका सेंटर मूलबिंदु खींच लिया, त्रिज्या यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये सब आपको सवाल में नहीं करना है, बस मैंने ये सब फिगर बनाने के लिए किया है। और रेखा खींचने के लिए कैसे रेखा खींचोगे, तो दो पॉइंट निकाल लोगे, दो पॉइंट निकालोगे
तो एक्चुअली में दोनों पॉइंट मूल बिंदु ही है। अगर मूल बिंदु के अलावा कोई और पॉइंट मिला होता तो उसको मिला देते, रेखा बन जाती। लेकिन नहीं, यहां पर जो दोनों पॉइंट आई है वो मूल बिंदु आई, इसलिए मुझे रेखा को मूल बिंदु से ले जाना ही पड़ा। अब मूल बिंदु से भी ले जाने के दो कंडीशन थे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो मैं ऐसे लेके गया क्योंकि मैंने प्रवणता निकाला, तो प्रवणता बराबर गया 30 आया, तो मैंने उसको 30 डिग्री पर ले गया। ये एंगल 30 डिग्री है, अब मतलब 30 डिग्री के आसपास है, या अगर इसके बीच में हमने खींचा है तो जाहिर सी बात है 90 से कम ही होगा। अब 90 से कम ही होगा तो उसके बीच में कहीं भी खींच सकते हो आप, तो 30 मान लो 30 है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इस तरह फिगर बन गया। और अगर फिगर आपने समझ लिया है तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। और क्वेश्चन इसी में नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 के सारे क्वेश्चन में अगर आपने फिगर समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में 6 कैसे लगाओगे। तो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में इस वृत्त द्वारा, इस रेखा द्वारा के बीच जो घिरा क्षेत्र है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये है फर्स्ट चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में जो वृत्त बना रहा है, वृत्त द्वारा इतना खंड बन रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि वृत्त तो ठीक है, वृत्त द्वारा और रेखा द्वारा और एक्स अक्ष द्वारा, तीनों द्वारा जितना क्षेत्र बनना है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वृत्त द्वारा इस रेखा द्वारा इतना क्षेत्र बन रहा है एक्स अक्ष में, वैसे तो ये पूरा बन रहा है क्षेत्र, लेकिन वृत्त के भीतर कह रहा है वृत्त रेखा और एक्स अक्ष के बीच में। तो ये वृत्त के भीतर इतना हो गया, वैसे एक्चुअली में इतना बन रहा है, लेकिन अब वृत्त और रेखा लोगे तो वृत्त और रेखा खाली इतना ही आएगा। तो ये वृत्त द्वारा इतना खंड बन रहा है, और रेखा और एक्स अक्ष ये तीनों द्वारा सिर्फ इतना क्षेत्र बन रहा है। अगर हम खाली वृत्त की बात करें तो खाली वृत्त जो क्षेत्र बना रहा है वो इतना क्षेत्र बना रहा है। खाली रेखा की बात करें तो खाली रेखा कितना, इतना क्षेत्र बना रहा है। केवल एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष तो पूरा क्षेत्र बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों के द्वारा एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है जो एक्स अक्ष, रेखा और वृत्त तीनों के द्वारा घिरा हो, उस क्षेत्र की बात कर रहा है, और उस क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। तो आ जाओ, अब ये जो ये रेखा, ये वृत्त, ये एक्स अक्ष, ठीक है, ये जो रेखा है ना, रेखा एक्चुअली में इतना क्षेत्र बना रहा है। इतना क्षेत्र जो बना रहा है ये सिर्फ और सिर्फ रेखा बना रहा है, और ये जो इतना क्षेत्र है वो बना रहा है वृत्त। तो रेखा इतना क्षेत्र बना रहा है, वृत्त इतना क्षेत्र बना रहा है। अगर दोनों के क्षेत्र को, यानी दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दे तो दोनों कितना क्षेत्र बना रहे हैं वो निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक्स अक्ष से कोई भी वक्र, कोई भी रेखा, चाहे वो सरल रेखा हो चाहे वक्र रेखा हो, कोई भी रेखा जब कोई क्षेत्र बनाता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट, अगर आपने सबसे पहला वाला वीडियो समाकलन के अनुप्रयोग यानी प्रश्नावली 8.1 के कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब वाई अक्ष से घिरा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं रेखा की बात करूं तो रेखा जो है वो इतना क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, तो रेखा द्वारा देखो, समझो क्या करोगे, यक्स मैंने बताया, देखो एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर y की वैल्यू रखनी होती है, और यक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर dx लिखना है। अब ये तो रेखा भी क्षेत्र बना रहा है और साथ साथ ये जो वृत्त है ये भी इतना क्षेत्र बना रहा है, तो वृत्त द्वारा भी यक्स अक्ष से बना क्षेत्र, तो यक्स अक्ष से बना क्षेत्र निकालना है तो यहां पे क्या करोगे, dx लिखोगे, dx इंटीग्रेशन, यहां पर y की वैल्यू रहेगी, यहां भी y की वैल्यू रहेगी, पर ये रेखा द्वारा क्षेत्र निकालने के लिए रेखा द्वारा y की वैल्यू यहां से निकलेगी, और ये जो वृत्त यहां पे बना रहा है, तो वृत्त द्वारा ये क्षेत्रफल निकालोगे तो यहां से वृत्त से y की वैल्यू निकलेगी, और दोनों को जोड़ दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। यानी यहां पे कह सकते हो y की वैल्यू, ये रुक जाओ, y की वैल्यू किसकी, रेखा द्वारा, और यहां से y की वैल्यू किसकी, y की वैल्यू वृत्त द्वारा, और यहां पर dx। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ये जो है ये क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि रेखा इतना क्षेत्र बना रहा है और वृत्त इतना क्षेत्र बना रहा है। अब क्वेश्चन इज दैट यहां पर लोअर लिमिट होता है, यहां पे अपर लिमिट होता है, यहां पे लोअर लिमिट होता है, यहां पे अपर लिमिट होता है कि नहीं? तो आप यहां पे कह सकते हो सिंपली, इसको आप वो मान लो, इसको ये मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो, और कह सकते हो आप ओ ए बी द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल बराबर
रेखा द्वारा बना क्षेत्रफल प्लस वृत्त द्वारा बना क्षेत्रफल। तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा, मैं हल कर दे रहा हूं। और हाँ, यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट होना भी चाहिए। तो देखो, रेखा यहां से लेके यहां तक चित्र बना रहा है, तो रेखा के लिए यहां से यहां तक उठना है, एक्स अक्ष पे उठना है ना, क्योंकि एक्स अक्ष द्वारा क्षेत्रफल निकालना है, एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो यहां से यहां तक जाना है, तो ये क्या है, 0 है, और यहां से यहां तक जाना है। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये मान लो ये यम है, तो यम वाले पॉइंट का अगर निर्देशांक निकल जाता तो काम बन जाता। अब ये कैसे निकलेगा, तो बहुत ध्यान से देखो ये जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस ये भी होगा। तो हम इस अगर पॉइंट का निर्देशांक निकाल लें तो काफी संभावना है कि इस पॉइंट का निर्देशांक निकल जाएगा। इस पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकले, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जब भी कोई दो रेखा, चाहे वक्र हो चाहे वो सरल रेखा हो, अगर वो एक दूसरे को प्रक्षेद करती है तो उनको अगर हम सॉल्व कर दें तो वो जिस पॉइंट में प्रक्षेद करती है वो प्रक्षेद बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वृत्त, देखो यहां पर वृत्त और रेखा एक दूसरे को प्रक्षेद कर रही है, ध्यान देखो ये वृत्त है और ये रेखा है, एक दूसरे को बिंदु ये पर प्रक्षेद कर रही है। अगर हम दोनों के समीकरणों को ले एक्स वाई का मान निकालें तो जो भी मान आएगा वो पॉइंट हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4 है, और ये क्या, रेखा का समीकरण क्या था, एक्स, और इसको आप ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ये फिगर बनाने के लिए जो मैंने किया उसको अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान आप जरूर निकालोगे। रेखा का समीकरण क्या था, एक्स बराबर रूट में 3y। तो एक काम करो, x की वैल्यू जो रूट में 3y यहां पे रख दो, x की वैल्यू रूट में 3 इंटू वाई, इसका स्क्वायर कर दो, यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4, इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इससे ये कट गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1, और y बराबर वर्गमूल निकालोगे तो आएगा प्लस माइनस क्या, 1, प्लस माइनस 1। लेकिन y की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो आएगी, पर एक्चुअली में देखो पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो पहले चतुर्थांश में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो निगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लोगे, और पहले में क्या होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतनी बात समझ में आई। अब y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इससे कह सकते हो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड मान लो, कह सकते हो y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 या 1 किसी में रख दो, तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर रूट में 3 और y की वैल्यू क्या है, 1, x बराबर क्या आ गया, रूट में 3, x की वैल्यू रूट में 3 आ गई। तो अगर इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है तो x का y होता है निर्देशांक, तो x की वैल्यू क्या है, रूट में 3, तो यहां पे क्या लिख दो, रूट में 3, और y की वैल्यू क्या है, 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हमको चाहिए ये डिस्टेंस माने ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो 1 है, लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो कितना, रूट में 3, तो ये रूट में 3 है, यानी ये पॉइंट क्या आएगा, रूट में 3 कामा 0, क्योंकि x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा रूट में 3 है, तो ये भी क्या होगा, रूट में 3 होगा। तो यहां से रूट में 3 हो गया और 0 माने इस पे 0 होगा, तो निर्देशांक तो निकल ही गया। अरे सिंपली कह सकते हो कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट में 3, तो 0 से रूट में 3 तक, 0 से रूट में 3 तक, और ये वृत्त है, तो वृत्त क्षेत्रफल बना रहा है वो यहां से यहां तक बना रहे हैं, रूट में 3 से यहां तक माने 2 तक, तो रूट में 3 से 2 तक। इतनी बात समझ पा रहे हो। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है प्रगुण, और प्रगुण में अगर हम ध्यान देंगे तो ये प्रगुण नंबर है 3। प्रगुण में 3 में क्या था, जो यहां पे 0, इससे बड़ा ये, फिर यहां पे ये, सबसे बड़ा का ये। फिलहाल उससे में मतलब नहीं है, यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना क्षेत्र रेखा द्वारा बन रहा है, इतना क्षेत्र वृत्त द्वारा बन रहा है, तो ये क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल को अगर जोड़ दे तो बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। थोड़ा तो मैं आपको और हिंट दूंगा, देखो इंटीग्रेशन रूट में 3 और ये 0 जो रेखा है, रेखा से हमको निकालना y की वैल्यू, तो इस रेखा से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y बराबर क्या आएगा, x बटा रूट में 3, तो ये हो जाएगा x बटा रूट में 3, और ये dx, तो यहाँ पे dx कर दो, प्लस प्लस कर दो, इंटीग्रेशन 2 रूट में 3, वृत्त से y की वैल्यू निकालो, तो यही वृत्त है ना, तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया dx। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 1/√3 रूट में 3 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, बाकी x बचेगा, x का समाकलन कर दो, अपर लिमिट डबल लिमिट रख दो, उसके बाद जो भी आएगा रुक जाना भी। बाकी ये भी है तो इसका a स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में इसको खोल देना, खोलने के बाद अपर लिमिट माइनस डबल लिमिट रख देना और सॉल्व कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 6 देख लिया और क्वेश्चन 6 देखने में कम से कम हम लोगों को लगा है 10 या 12 मिनट का टाइम। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर, वही देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 है, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझो आप क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्टली तो ये नहीं बोला है कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो या y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे करके वो हिंट दे रहा है कि किस अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अब हिंट क्या दे रहा है मैं आपको उसको समझा रहा हूं। तो छेदक रेखा द्वारा वृत्त, पहले वृत्त की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर क्या है, मूल बिंदु है। तो आ जाओ, ये एक वृत्त बनाते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसका सेंटर क्या है, मूल बिंदु, तो सेंटर है मूल बिंदु और मूल बिंदु माने 0,0। त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या है a स्क्वायर माने ये, तो त्रिज्या माने ये भी ये भी ये भी ये भी ये, तो ये a हो गया। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, ये डिस्टेंस a है, तो ये कामा x अक्ष पे y की वैल्यू 0 और ये भी क्या होगा 0,a, क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है 0। ये भी डिस्टेंस ये भी ये भी ये भी ये। इतनी बात समझ में आ रही है। छेदक रेखा x बराबर, अच्छा छेदक रेखा क्या होती है, तो बहुत ध्यान देखो जो रेखाएं होती है, रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है छेदक रेखा और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है अस्पर्श रेखा। देखो जैसे ये एक वृत्त है और अगर कोई रेखा इस वृत्त को टच करके जाता है, खाली छू करके से चला जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, अस्पर्श रेखा। लेकिन अगर कोई रेखा वृत्त को छेद करके जाए, माने इस पार से निकल के उस पार चला जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। जैसे ये एक वृत्त है और ये रेखा इसको छेद करके जा रही है, इस पार से उस पार चली जा रही है, तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। रेखाएं वृत्त में एक्चुअली में रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक रेखा जो वृत्त को टच करके जाए, एक रेखा जो वृत्त को आर पार करके जाए। तो जो रेखा वृत्त को टच करके जाती है उसको बोलते हैं क्या, अस्पर्श रेखा, और वो रेखा जो वृत्त को आर पार करके जाए, मतलब वृत्त को काटते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए जाए, छेदते हुए जाए, उसको बोलते हैं क्या, छेदक रेखा। ठीक है, तो छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त के इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये एक वृत्त है और रेखा कह रहा है x बराबर a/√2। देखो यहां से लेकर के ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है ये, और यहां पर a में √2 से भाग दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x की वैल्यू आएगी वो a से कम ही आएगी, क्योंकि a में √2 का भाग किया गया है और √2 1 से बड़ा है, इसीलिए इसमें इसका भाग करोगे तो जो वैल्यू आएगी a से छोटी आएगी। तो x बराबर a/2, यानी ये डिस्टेंस ये है तो a/2 छोटी ही रहेगी। तो मान लो ये डिस्टेंस क्या है, a/2 है और यहां पे एक रेखा है। ठीक है, और ये छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा इसलिए है क्योंकि वृत्त को क्या कर रहा है, ये छेद के जा रहा है। तो x बराबर a/√2 छेदक रेखा द्वारा, तो ये रेखा है जिसका समीकरण क्या है, x बराबर a/√2। ठीक है, तो इस छेदक रेखा द्वारा जो वृत्त का छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये छेदक रेखा है और ये छेदक रेखा वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक ये बड़ा वाला भाग है और ये छोटा वाला भाग है। ठीक है, तो कह रहा है कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा जो वृत्त में छोटा भाग बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालो। इट मींस हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें
और इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो आए अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अगर हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये भाग किसके द्वारा बन रहा है, पहले नंबर ये जो भाग बन रहा है वो x अक्ष द्वारा घिरा है और किसके द्वारा, इस ये जो वृत्त आपको दिख रहा है इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। रेखा खड़ा है तो रेखा खड़ा रेखा है तो इसके द्वारा कोई क्षेत्रफल तो बनेगा नहीं। अगर ये रेखा पट्ट होता तो इसके द्वारा क्षेत्रफल बनता। तो ये खड़ा है और इसके द्वारा कोई भी क्षेत्रफल नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पे क्या लिख दोगे, dx लिख दोगे और इस वृत्त से y की वैल्यू फाइंड निकालोगे, क्योंकि जब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता है तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं और जब y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता है तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा तो होगा एक्स स्क्वायर और ये हटेगा तो ये आ जाएगा रूट में। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y कर दो। और अगर हम लिमिट की बात करें तो ये यहां से लेकर के यहां तक का x अक्ष पे जगह कवर कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है देखो ये 0,0 है, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट x बराबर a अपान रूट में 2 है। तो अगर हम इस निर्देशांक की बात करें तो x अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो x की वैल्यू क्या है a अपान रूट में 2 और y की वैल्यू क्या है 0। तो ये जो जगह है ये a बाई रूट में 2 है, तो ये बाई रूट में क्या हो गया 2 हो गया। और यहाँ से कहाँ तक गया है, तो यहाँ से a तक गया है तो यहाँ से a कर लो। और ये जो निकल गया वो निकल गया इस पार्ट का क्षेत्रफल, और इस पार्ट का क्षेत्रफल जब निकल गया तो जो इस पार्ट का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल इस पार्ट का भी है। तो इस पार्ट के क्षेत्रफल में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आएगा इस पूरे से पार्ट का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 2 है, ऊपर ये है, नीचे क्या ये अपान रूट में 2 है और यहाँ से y की वैल्यू क्या है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx। देखो ये रूट में a स्क्वायर माइनस स्क्वायर इसके समाकल का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप फॉर्मूले पे उसको खोलो, एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन 6 भी देख लिया, 7 भी देख लिया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है और अगर अच्छे समझ में नहीं आए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में 8 कह रहा है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, सबसे पहले इसको बना लेते हैं। देखो फिगर बन गया तो समझ जाओ क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान है। कह रहा है x बराबर वाई स्क्वायर, चुप यही है ना, हाँ। तो जो परवलय होता था वो 4 प्रकार का होता था, मैंने आपको बताया था। तो ये देखो ये है वाई स्क्वायर बराबर यक्स टाइप का, बताया था वाई स्क्वायर इजकल टू क्या होता है 4 ये यक्स। तो वाई स्क्वायर इजकल टू यक्स है, तो जब भी इस टाइप का होगा तो ये परवलय ऐसे बनेगा। ठीक है लेकिन अगर वाई स्क्वायर बराबर दिया तो परवलय ऐसे बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर दिया होता तो परवलय ऐसे बनता। अगर ये माइनस में होता तो ये ऐसे बनता, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया होता और माइनस में दिया होता तो ये ऐसे बनता। इतनी बात समझ में आई। यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर योम रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, देखो x बराबर 4, 1 2 3 4, ये x बराबर 4 है, यहां पे एक रेखा है, एक रेखा है। तो इस रेखा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, समझो ये वक्र और रेखा x बराबर 4 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, देखो ये वक्र है, वक्र माने क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वक्र का समीकरण है। और जो रेखा है, रेखा की वैल्यू क्या है x बराबर 4, तो 1 2 3 4, ये x बराबर 4 ये रेखा है। तो ये वक्र ये रेखा और इसके द्वारा जो घिरा गया क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल
रेखा x बराबर ये द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। देखो ये वक्र है, ये वक्र, और इस वक्र में x बराबर जो 4 है, x बराबर 4 माने ये जो x बराबर 4 है, इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो x बराबर ये द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल उसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। यानी कह रहा है x बराबर 4 द्वारा ये जो क्षेत्रफल बना है वो x बराबर ये द्वारा बने क्षेत्रफल के द्वारा वो दो भागों में बट रहा है। तो देखो x बराबर ये, अब तो ये तो हमको मालूम नहीं कि x बराबर है ये माने क्या a 4 से बड़ा है कि 4 से छोटा है। तो यहाँ से एक चीज से डिसाइड हो जा रहा है कि वो 4 से छोटा ही है। छोटा इसलिए है क्योंकि वो इस क्षेत्रफल को दो भागों में बांट रहा है। अब दो भागों में बांट रहा है, इट मीन्स वो x 4 से छोटा है। अगर नहीं बांटता, दुगना होता, तो 4 से उसकी वैल्यू क्या होती, बड़ी होती। तो कह रहा है कि x बराबर जो 4 द्वारा ये जो बना हुआ क्षेत्र है वो x बराबर 1 द्वारा बने हुए क्षेत्रफल द्वारा दो भागों में बट रहा है। तो x बराबर ये द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है उसके द्वारा ये दो भागों में बट रहा है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं तो जो x बराबर 4 रेखा है उसके द्वारा कितना कोण बन रहा है, सॉरी कोण नहीं, उसके द्वारा कितना क्षेत्र बन रहा है। तो सबसे पहले ये क्षेत्र निकालेंगे जो x बराबर 4 द्वारा और इस वक्र द्वारा बन रहा है। तो चूंकि ये जो क्षेत्र बन रहा है वो x अक्ष से बन रहा है और हम लोग जानते हैं कि अगर हम ये क्षेत्र निकाल के, ये वाला क्षेत्र निकाल के इस क्षेत्र में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। तो कह सकते हो A, इसको मान लो वो, इसको मान लो क्या B। तो कह सकते हो आकृति AOB का क्षेत्रफल, आकृति AOB का क्षेत्रफल, ध्यान दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर ये जो A रेखा है इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है इस क्षेत्रफल का ये पूरा क्षेत्रफल क्या है, दोगुना है। यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है वो इस पूरे क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। क्योंकि ये जो क्षेत्रफल x बराबर ये रेखा है वो इस पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर इसमें ये जोड़ दे या इस क्षेत्रफल को अगर हम दोगुना कर दें, जैसे मान लो ये 5 ये भी 5 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये पूरा अगर क्षेत्रफल 10 है तो ये क्या कर रहा है, उसको दो भागों में बांट रहा है, मतलब 5-5 कर रहा है। तो अगर इस 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस क्षेत्रफल में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा पूरा क्षेत्रफल। तो आकृति AOB का क्षेत्रफल बराबर ये C है ये D है, तो COD का क्षेत्रफल यानी आकृति COD का क्षेत्रफल। देखो इस आकृति क्षेत्रफल में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 गुणे आकृति COD के क्षेत्रफल, 2 गुणे अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस आकृति में, तो जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब आकृति AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो ये x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और अगर हम इसकी दूरी की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है 0 और ये 4 है, x बराबर 4, तो 0 से कहाँ तक, 0 से 4 तक। और y की वैल्यू, समीकरण क्या है, समीकरण यही है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू रूट में x, क्योंकि जब यहाँ पे dx होता है तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में x आ जाएगी। अब ये जो क्षेत्र निकला है वो सिर्फ ये पूरा क्षेत्र निकला है, लेकिन अगर इसी क्षेत्र में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्षेत्र आ जाएगा, यानी इस क्षेत्र का दुगुना ये पूरा क्षेत्र आ गया। समझ पा रहे हो ना, यानी ये जो पूरा क्षेत्रफल आया है वो ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है। बराबर 2 गुणे COD का क्षेत्रफल, COD इस पूरे का क्षेत्रफल, तो अगर इसका क्षेत्रफल हम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आ जाओ इंटीग्रेशन, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये 0 है, और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये क्या है, ये A है, क्योंकि x बराबर ये था तो ये है, ये हो गया ये।
और चूंकि वक्र वही है तो यहां से y की वैल्यू निकालोगे फिर वही आएगा रूट में x, और चूंकि x अक्ष के से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है इसलिए क्या लिख दोगे यहाँ पे dx लिख दोगे। ये क्षेत्रफल आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझो पहले यहाँ पर दो बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन मैं आपको समझा दूं जो पहली बार 2 से मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ये क्षेत्रफल निकल के इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये पूरा क्षेत्रफल आया हुआ है। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई बाद में इसलिए हुई है क्योंकि इस पूरे में जब 2 से हम गुणा करेंगे तभी पूरा आएगा। ध्यान दो पहले, अगर मैं कह दूं 10 बराबर 5, जैसे है क्या कि ये वाला क्षेत्र इस पूरे क्षेत्र का आधा है, मतलब ये 2 भागों में बांट रहा है, तो इसको अगर इसको जोड़े या छोड़ दो, अगर ये पूरा 10 है और ये 5 है तो दोनों को बराबर करना चाहते हो तो जो 5 है उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला पूरा 5 है, इसमें मैंने 2 से गुणा कर दिया तो आ गया ये पूरा वाला हमारे बड़ा वाला। अब इसको सॉल्व करना है, 2 हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे x के पावर 1/2 और यहाँ पे क्या dx बराबर, यहाँ पे 1 2 से 1 2 काट सकते हो, ये हटा दो, 2 इंटीग्रेशन 0 a x के पावर 1/2 और यहाँ पे क्या है dx। चलो आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, x की पावर n का बन गया फॉर्मूला, इसका कर दो इंटीग्रेशन तो क्या होगा x n+1/n+1, तो इसमें एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 नीचे ही हो गया 3, 2 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा जब समाकलन कर दोगे तो समाकलन करने के बाद यहाँ आता है बड़ा सा ब्रैकेट, तो लिख दो बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, बराबर सेम इसका जब समाकलन करोगे तब भी वही आएगा 2x 3/2 और बटा क्या 3, और इसके बाद यहाँ पे बाहर 2 है तो ये 2 लिख दो, अपर लिमिट ये है, ये कर दो, लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट कर दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2, x की वैल्यू क्या है 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऊपर क्या है 3/2 माइनस नीचे क्या है 3 और माइनस लोअर लिमिट यानी x के स्थान पे 0 रखोगे तो x के स्थान पे 0 रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 2, एक बार अपर लिमिट तो 2 x के स्थान पे ये रखो तो a के पावर क्या 3/2 और बटा 3, x के स्थान पे 0 रख दो तो माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया 2, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर क्या है 3/2 बटा क्या है 3, ये तो पूरा गायब हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 2 a के पावर 3/2 और बटा 3, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इसके बाद इससे ये कट जाएगा और ये क्या है 2 के पावर 3 बराबर ये है 2 a के पावर 3/2, यहाँ पर 1 है और ये इधर आएगा तो ये 2 के पावर 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2 बराबर a के पावर 3/2 और ये घात जब इधर आएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर क्या है 2 और जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे 3/2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और ये के पावर 2 के ऊपर 2 दूना है 4/3 और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 8 भी देख लिया और अब आइए चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। और क्वेश्चन 9 सबसे अलग और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उसको अच्छे से देखेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन में जो 9 है वो कह रहा है परवलय y बराबर x²। देखो सबसे पहले बना लेते हैं चतुर्थांश और ये कह रहा है y बराबर x², इट मीन्स x बराबर y। और मैंने आपको बताया कि जब भी x² बराबर ये क्या, जब y² बराबर 4 ये x टाइप का आए तो ये इधर का बनता है, लेकिन जब x² बराबर आ जाए तो समझ जाओ कि जो वक्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो वक्र बन गया। इसके बाद क्या कह रहा है, रेखा y बराबर मोड़ में x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। कह रहा है रेखा y बराबर मोड़ में x, ध्यान दो y इक्वल टू, देखो
यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, मोड में x है, y इक्वल टू मोड में x। अब मैं आपको बताऊं, या छोड़ो ऐसा कोई बात नहीं, इसको हटा दो, y इक्वल टू क्या है, मोड में x है। अब मोड में x है, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो मोड के अंदर -2 है और हटेगा तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मोड के अंदर 2 है तो मोड हटेगा तब भी 2 आएगा। यहाँ पे मोड के अंदर -2 है, यहाँ पे मोड के अंदर +2 है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू आई है वो आई है सेम। इसका मतलब इसके भीतर वाली जो संख्या है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। लेकिन सॉल्व जब कर दोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा y इक्वल टू x ही आएगा जब ये सॉल्व हो जाएगा। मोड में x है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्व करने के बाद मोड जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन आप ये समझते रहो कि x की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अभी आगे काम करेगा। ठीक है, ये तो मैंने वक्र खींच दिया, लेकिन ये जो रेखा है इस रेखा को कैसे यहाँ पे खींचोगे, तो रेखा खींचने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि दोनों जाना ये जरूरी है कि यहाँ से हम 2 पॉइंट निकालते थे। कैसे, एक बार x की वैल्यू 0 करके, एक बार y की वैल्यू 0 करके। जब x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर वही मूल बिंदु मिलेगा। तो जब y की वैल्यू 0 करोगे तो फिर 0 आ जाएगा, यानी फिर भी मूल बिंदु मिलेगा। यानी रेखा, ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये बात श्योर है। लेकिन ये इधर से होकर जाएगी कि इधर से होकर जाएगी, तो ये दोनों तरफ से होकर जा सकती है। इसलिए जा सकती है क्योंकि x की वैल्यू प्लस भी है, x की वैल्यू क्या है, माइनस भी है। तो इधर जाएगी तो इसमें क्या होती है, x की वैल्यू प्लस होती है, और इधर जाएगी तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। यानी ये जो रेखा है वो इधर से भी होकर जा सकती है, ये रेखा इधर से भी होकर जा सकती है, और दोनों जाएगी भी। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लो कि जब भी कोई दो रेखा दी होती है, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि दोनों एक कहाँ पर छेद करते हैं। दोनों को सॉल्व कर लो, तो y इक्वल टू क्या है, x है, तो यहाँ पे x इक्वल टू y कर दो, और ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर क्या है, x, और ये इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। इसको आप अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा, समीकरण 1 2 मान के जिसे आप सॉल्व करते हो। x कॉमन लो, x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तभी मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। तो एक बार ये 0 कर दो, x इक्वल टू क्या 0, एक बार ये 0 कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, x बराबर क्या 1। देखो x की वैल्यू तो 0 है, तो 0 प्लस माइनस में नहीं होती, 0 माइनस ना तो माइनस में होती ना प्लस में, वैसे प्लस में होती है पर 0 माइनस में नहीं होती। तो x की वैल्यू 0 होती है, प्लस माइनस बोल जाओ वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, माइनस प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है। तो जब x की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, तो कह सकते हो x का मान जो है चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, यानी चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में रख सकते हो। तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर माइनस 1 सभी में रख दो, तो y का मान कितना कितना निकलेगा। x बराबर एक बार 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x बराबर जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू जब माइनस 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, और क्या रखे हो, x की वैल्यू और क्या रखे हो, प्लस 1 रखे हो, और क्या रखे हो, माइनस 1 रखे हो। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू जो एक्चुअली में है वो ये नहीं है, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू तो ये है, y बराबर मोड में x है, y की वैल्यू एक्चुअली में जो है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है 1। अब 1 चाहे प्लस में रखो, x की वैल्यू इतना हो सकती है, लेकिन y की जो वैल्यू है x की वैल्यू अगर अंदर 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, माइनस 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, तो y की वैल्यू तो माइनस में आ ही नहीं सकती है। तो 1 और 1 ही आएगी दोनों वैल्यू। तो यहाँ 3 निशांक पैदा होंगे, यहाँ से जो निशांक पैदा होगा वो 0, पैदा होगा, यहाँ से जो पैदा होगा वो 1, पैदा होगा, और यहाँ से जो पैदा होगा वो -1, पैदा होगा। अब तीनों निर्देशांक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि जो रेखा है और जो वक्र है वो एक दूसरे को 3 पॉइंट पर प्रक्षेप करेंगे। हम लोग जानते हैं कि रेखा ऐसे भी जा सकती है, रेखा ऐसे भी जा सकती है। अब देखो 0, ये रेखा वक्र इस पे क्या कर रहा है, प्रक्षेप कर रहे हैं। 0, 0 हो गया, 1, 1
तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1,1 होगा। 1,1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पहले में क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये आया है वो दूसरे में होगा क्योंकि दूसरे में x की वैल्यू माइनस होती है, y की वैल्यू क्या होती है, प्लस। तो x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस, यानी हो जाएगा -1,1। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। अब देखो, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर योम y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। कह रहा है परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर योम रेखा इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो ये परवलय है और रेखा ये है, तो परवलय और रेखा के बीच में इतना क्षेत्र बन रहा है, और यहां भी परवलय और रेखा के बीच में इतना क्षेत्र बन रहा है। तो अगर हम ये क्षेत्रफल निकाल के इसका दोगुना कर दें तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, सेम सेम है, क्योंकि परवलय भी वही है, रेखा भी वही है, इसलिए दोनों तरफ जो क्षेत्र बनेगा वो सेम सेम बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल सेम सेम होगा। ठीक है। तो यहां से हम लोग एक क्षेत्रफल अगर फाइंड कर ले तो उसमें दूसरे अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने आप क्या होगा, दूसरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो अब ये क्षेत्रफल कैसे निकले, तो इसके लिए ध्यान दो। हम एक तरफ काम करते हैं, एक तरफ का निकाल देंगे, उसके बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग दूसरा वाला क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो कह सकते हैं इसको मान लो वो, इसको मान लो ये, इसको मान लो बी। तो कह सकते हैं आकृति ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू +1 है। +1 माने क्या, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ये माने क्या, ये है। तो ये माने ये है, यानी ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ये y वाला है, y माने 1 है। ये पूरा डिस्टेंस माने ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला माने x माने क्या, 1। तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। अब देखो ये जो वक्र है, ये वक्र, ये पूरा वक्र, अगर इस वक्र की बात करें तो वक्र प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष से जो क्षेत्र बना रहा है वो इतना क्षेत्र बना रहा है। ये वक्र y अक्ष से इतना क्षेत्र बना रहा है। अगर इतने क्षेत्र में हम ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र, अगर इस वाले क्षेत्र को निकाल दें तो अपने आप ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। क्योंकि जो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यही वाला क्षेत्रफल, हमको ये वाला क्षेत्रफल नहीं फाइंड करना है। तो हम पहले ये निकाल सकते हैं कि ये जो वक्र है, वक्र y अक्ष से कितना क्षेत्र बना रहा है, और उस क्षेत्र में से अगर इस त्रिभुज वाले क्षेत्र को घटा देंगे तो बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, अपने आप आ जाएगा। तो आ जाओ देखो, सबसे पहले तो ये पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन y अक्ष के सापेक्ष या y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा क्या, dy हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो ये जो वक्र है, वक्र से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो वक्र का समीकरण है y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, रूट में y। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, रूट में y कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो वक्र द्वारा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं y अक्ष पर, वो कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ ये माने 0 माने लोअर लिमिट, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ माने क्या, अपर लिमिट। तो ये वैल्यू कितनी है, तो ये डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि लोअर लिमिट छोटा होता है, अपर लिमिट क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो पूरा निकला, ये निकल गया ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल। अब इसमें से क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल घटा देना है। अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज है है कि नहीं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे -1/2 आधार की वैल्यू यही होगी। तो आधार क्या है आधार माने ये, और आधार की वैल्यू ये होगी, ये माने आधार 1 है, और ऊंचाई माने ये, और इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है।
ये जो पूरा की पूरी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी इसका क्षेत्रफल, क्योंकि मैंने इस वाले पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया है। ये क्षेत्रफल निकल गया, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्षेत्रफल निकल जाएगा और हमको जो चाहिए था वो आ गया। अब करना क्या है आपको, अब इसका समाकलन कर लेना है, एक बार अपर लिमिट रख देना है, एक बार लोअर लिमिट रख देना है, बाकी जो भी आएगा उसमें से ये घटा देना है और जो भी आएगा उसमें 2 से गुणा कर देना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में रहने दे रहे हैं क्वेश्चन 9 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है और काफी लंबा हो गया है। बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर के हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ देख के आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारा पार्ट 3 आपके होम पेज पे आएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।